जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड आंदोलन के अर्ली फेज की चर्चा करेंगे। झारखंड के आदिवासी लोग 19वीं सेंचुरी के एंड से ही एसोसिएशंस बनाकर आदिवासी लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। इस समय से लेकर आने वाले कुछ वर्षों तक कई ऐसे एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे जिन्हें हम बाद के समय में आने वाले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की पूर्ववर्ती संस्था मान सकते हैं। जैसे कि 1898 में क्रिश्चियन एसोसिएशन का गठन हुआ था जो कि एजुकेशन के प्रसार के लिए बनाई गई थी। उसी प्रकार 1909 में जे हॉफमैन ने छोटानागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जो कि आदिवासी किसानों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रयास करती थी। 1912 में जे बार्थोलमैन ने ढाका स्टूडेंट यूनियन की रांची शाखा का गठन किया जो कि पुअर आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए फंड इकट्ठा करती थी। इसी साल छोटानागपुर चैरिटेबल एसोसिएशन का भी गठन हुआ था और इसका भी काम पुअर आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए फंड इकट्ठा करना था ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फिर प्रांतीय स्वायत्तता की डिमांड की थी। इसका अर्थ यह होता है कि प्रोविंस या प्रांत के लेवल पर भारतीयों को पूरी तरह स्वायत्तता दी जाए और उन्हें अपना शासन स्वयं चलाने दिया जाए। इस डिमांड का हम देखते हैं कि झारखंड के जो इंटेलिजेंसिया क्लास थे, जो लीडर थे, उन पे भी असर पड़ा था और वे यह सोच रहे थे कि अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती है तो झारखंड या फिर उस समय का जो छोटानागपुर क्षेत्र था उसका प्रशासन हो वो यही के लोगों के हाथ में आना चाहिए। और इसीलिए आदिवासी इंटेलिजेंसिया क्लास के लोग एक साथ आ गए और 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन किया। इस छोटानागपुर उन्नति समाज के प्रमुख लीडर्स में से नाम आता है पीटर हुआर्ड का, बंदी उरांव, पॉल दयाल, जोएल लकड़ा, आनंद मसीह टोपनो इत्यादि का। शुरुआत में छोटानागपुर उन्नति समाज की मांग थी कि छोटानागपुर और संथाल परगना के इलाके को एक साथ मिलाकर बंगाल या उड़ीसा के तहत रखकर एक सब स्टेट या फिर उपराज्य का दर्जा दे दिया जाए, यानी कि राज्य के अंदर ही एक तरह का ऑटोनोमस जोन। लेकिन जल्द ही इनकी डिमांड सब स्टेट से बदलकर फुल स्टेटहुड या पूर्ण राज्य की मांग के रूप में हो गई, क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगा था कि सब स्टेट का दर्जा मिलने से भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा और यहाँ के अगर कल्चर, यहाँ के डेमोग्राफिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, आगे बढ़ाना है तो उसके लिए अलग राज्य का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो छोटानागपुर उन्नति समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स साइमन कमीशन के सदस्यों के साथ मिले थे और इन्होंने साइमन कमीशन के सदस्यों के सामने सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड को रखा, परंतु साइमन कमीशन ने इनकी इस डिमांड को इग्नोर कर दिया। हालांकि तब भी इतना तो माना ही जा सकता है कि सेपरेट स्टेटहुड का बीज बोया जा चुका था, अब बस आवश्यकता थी तो इस बीज के बड़े होने की और एक फलदार वृक्ष बनने की। हालांकि एक बात यह भी थी कि इस समय तक छोटानागपुर उन्नति समाज का जो जनाधार था वो काफी सीमित था और इसकी लोकप्रियता मुख्य रूप से शहरों में रहने वाले आदिवासी मिडिल क्लास तक ही सीमित थी। इसीलिए छोटानागपुर उन्नति समाज के कई लीडर्स अलग भी हो गए और अलग अलग संगठन का गठन कर या फिर अलग अलग संगठनों को ज्वाइन कर इन्होंने अपने जनाधार को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना शुरू किया। जैसे कि ठेबले उरांव ने किसान सभा बनाई और आदिवासी किसानों की समस्याओं को उठाया। उसी प्रकार बोनीफेस लकड़ा और इग्निस बेक ने छोटानागपुर कैथोलिक सभा ज्वाइन किया जो कि कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता था, परंतु इस तरह बढ़ जाने के कारण सेपरेट स्टेट की डिमांड कहीं ना कहीं कमजोर भी हो गई। और आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी और 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू करने के लिए जब चुनाव कराए प्रांतों में, तो उस समय इस क्षेत्र के जो राजनीतिक दल थे वे कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाए और 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस ने बाजी मार ली। 1937 के इलेक्शन में हुई इस हार से यहाँ के आदिवासी लीडर को बड़ा झटका लगा और यह झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि 1935 के एक्ट में उड़ीसा को बिहार से सेपरेट करने की बात कही जा चुकी थी और 1936 तक उड़ीसा बिहार से अलग भी हो गया। लेकिन झारखंड के लीडर्स की डिमांड सेपरेट स्टेट की नहीं मानी गई थी इस समय तक। अतः झारखंड के आदिवासी लीडर्स फिर से एक साथ आ गए और एक पैन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया आदिवासी महासभा। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन 31 मई 1938 को हुआ था। इस आदिवासी महासभा के प्रेसिडेंट थियोडोर सुरिन बने थे, इसके वाइस प्रेसिडेंट बंदी उरांव बने थे तथा पॉल दयाल इसके सेक्रेटरी बने थे।
आदिवासी महासभा के अंतर्गत झारखंड आंदोलन काफी अच्छी गति में आगे बढ़ा और सबसे बड़ी बात 1939 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा को ज्वाइन किया और इसके प्रेसिडेंट बने। जयपाल सिंह मुंडा के आ जाने से झारखंड आंदोलन को एक अच्छी गति मिल गई थी, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। वे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रहे थे और उन्होंने अपनी टीम को गोल्ड मेडल भी दिलाया था। इसके अलावा वे बीकानेर स्टेट के मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। वे जब यहाँ आए तो उन्हें यहाँ के आदिवासियों ने मरांग गोम के या सर्वोच्च नेता माना। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने प्रारंभ में अच्छी सफलता हासिल की, जैसे कि 1939 में रांची और सिंहभूम में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए थे उस पर आदिवासी महासभा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जैसे कि सिंहभूम की 25 में से 22 सीटों पर आदिवासी महासभा ने जीत हासिल की थी, उसी प्रकार रांची की 25 में से 16 सीटों पर आदिवासी महासभा ने जीत हासिल की थी। जुलाई 1939 में आदिवासी महासभा के लीडर्स उस समय की बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी से भी मिले थे। आजादी से पहले प्रांतों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल के जो हेड होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो उस समय बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। इनसे आदिवासी महासभा के लीडर्स जुलाई 1939 में मिले थे और सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की थी, परंतु श्री कृष्ण सिंह जी ने इस डिमांड को एक तरह से इग्नोर कर दिया। क्योंकि श्री कृष्ण सिंह जी जो थे वे कांग्रेस के लीडर थे, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासी महासभा की सेपरेट स्टेट की डिमांड को नहीं माना था। कांग्रेस की इस डिमांड को न मानने के पीछे अपने तर्क थे, क्योंकि उसका पहला लक्ष्य देश की आजादी रहा था और वे कोई एक अलग तरह का विभाजन या अलग तरह का मूवमेंट नहीं चाहती थी। लेकिन आदिवासी महासभा को जब कांग्रेस से अपनी डिमांड पूरी होते नहीं दिखी तो वो दूसरे ओर मुड़ गई तथा वो कांग्रेस के खिलाफ रही मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो ली। आदिवासी महासभा को ऐसा लगा था कि मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करने से उन्हें इनाम के तौर पर अलग राज्य प्रदान किया जाएगा, परंतु आदिवासी महासभा की ऐसी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ऐसी किसी मांग का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि वो सेपरेट स्टेट झारखंड के आदिवासियों को या झारखंड के लोगों को दिलाए। उल्टे इसका एक बुरा परिणाम यह हुआ कि आदिवासी महासभा एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति में फंस गए, जो कि उस समय मुस्लिम लीग चला रही थी। और इसलिए हम जब देखते हैं कि 1946 में जब देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के निर्माण के लिए इलेक्शन हो रहे थे, तो आदिवासी महासभा का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। यहां तक कि जयपाल सिंह मुंडा भी चुनाव हार गए थे। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा में चुन लिया था और इस घटना के बाद जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस की तरफ झुकते चले गए और उन्होंने झारखंड के आदिवासियों को मुस्लिम लीग से दूर रहने की भी सलाह दी। 1950 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं। इस समय आदिवासी महासभा की सदस्यता आदिवासियों के अलावा झारखंड क्षेत्र के गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दी गई थी और साथ ही आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। दरअसल इस समय झारखंड के आदिवासी लीडर्स इस बात को समझ रहे थे कि यदि झारखंड के डिमांड को मजबूती से उठाना है तो झारखंड के गैर आदिवासी लोगों का भी सहयोग लेना जरूरी है, ताकि झारखंड आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिल सके। इसके अलावा एक फैक्ट यह भी था कि झारखंड के गैर आदिवासी लोग, जिन्हें सदान भी कहा जाता है, वे भी लंबे समय से सेपरेट स्टेट के लिए आंदोलन चला रहे थे। जैसे कि डाल्टनगंज के देवकी नंदन सिन्हा के नेतृत्व में छोटानागपुर सेपरेशन लीग ने 1939 से ही सेपरेट स्टेट के लिए आंदोलन चला रखा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड के आदिवासी लीडर्स ने भी यह महसूस कर लिया था कि झारखंड के सभी वर्गों के लोगों का सहयोग हमें झारखंड आंदोलन को चलाने के लिए जरूरी है और इसीलिए झारखंड पार्टी का गठन हुआ। और एक तरह से कहा जा सकता है कि आदिवासी महासभा एक तरह से ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन गैर आदिवासियों के लिए जब इसकी सदस्यता खोली गई तो यह एक पूर्ण रूप से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनकर सामने आई। आने वाले वर्षों में हम देखते हैं कि झारखंड पार्टी एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी और 1952 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में इसने 32 सीटें जीती और मेन ऑपोजिशन पार्टी बनकर उभरी। झारखंड पार्टी के लीडर्स 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्यों से भी मिले थे और उनके समक्ष इन्होंने झारखंड क्यों बनाया जाए इसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों का जिक्र किया था। इन्होंने डिमांड की कि झारखंड को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। दरअसल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ही 1953 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, ताकि
अगर किसी राज्य की सीमा में बदलाव की जरूरत हो या नए राज्य के गठन की जरूरत हो तो उसे पूरा किया जा सके। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने जब झारखंड पार्टी ने अपनी अलग राज्य की डिमांड रखी तो उसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा खारिज कर दिया गया, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का इस समय यह मानना था कि अलग स्टेट भाषा या लैंग्वेज के आधार पर बनना चाहिए। और चूंकि छोटानागपुर के क्षेत्र के आदिवासियों की कोई अपनी एक भाषा नहीं थी बल्कि सब अलग अलग भाषा बोलते थे, तो इस आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने झारखंड पार्टी की डिमांड को खारिज किया। लेकिन चूंकि झारखंड पार्टी की डिमांड नहीं मानी गई थी तो इससे इस क्षेत्र के लोगों में कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव आया और हम देखते हैं कि झारखंड पार्टी की लोकप्रियता में भी कमी आई। जहां 1952 में झारखंड पार्टी का वोट 7.66 लाख था और इस पार्टी ने 32 सीटें जीती थी, वहीं 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी का वोट गिरकर 7.51 लाख हो गया और इसने सिर्फ 28 सीटें जीती। 1962 के चुनावों में तो झारखंड पार्टी का वोट और घट गया, इसका कुल वोट 4.67 लाख तक ही रह गया तथा इसने केवल 20 सीटों पर ही जीत हासिल करी। इसके अलावा 1963 में झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इस साल सितंबर में जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा ऐसा सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चूंकि रूलिंग पार्टी है तो यदि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ कर दिया जाए तो झारखंड आंदोलन की जो मांग है सेपरेट स्टेट की, उसे कांग्रेस अपना समर्थन देगी। लेकिन इस विलय से पार्टी के कई लोग नाराज हो गए, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और अपने अलग अलग दल बना लिए। इसके बाद झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में कई ऐसी पार्टियां उभरी जिन्होंने अपने आप को झारखंड पार्टी की वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव बताया। ये पार्टियां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के बीच काम कर रही थी। जैसे कि एक पार्टी थी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो बागुन सुमरई के द्वारा चलाई जा रही थी। इसके अलावा एक दूसरी पार्टी थी झारखंड पार्टी जिसका नेतृत्व NE होरो कर रहे थे। एक अन्य पार्टी थी हूल झारखंड पार्टी जिसका नेतृत्व शुरू में जस्टिन रिचर्ड ने किया और बाद में शिबू मुर्मू ने इसका लीडरशिप संभाला। इसके अलावा कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे जैसे कि बिरसा सेवा दल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लीडर ललित कुजूर, प्रेम कुजूर आदि थे और ये मुख्य रूप से आदिवासी यूथ्स के लिए जॉब वगैरह की डिमांड करते थे। लेकिन यहाँ के लीडर्स के अलग अलग दलों में बढ़ जाने का नतीजा यह हुआ कि यह झारखंड आंदोलन फिर से कमजोर हो गया। 1967 के चुनाव में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई। 1969 के मिड टर्म इलेक्शन में भी यहाँ की पार्टीज का प्रदर्शन निराशाजनक ही कहा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन की जो गति हमें जयपाल सिंह मुंडा के आने के पश्चात दिखाई दी थी वह अब तक काफी मंद पड़ गई थी। अपने आरंभिक चरण में झारखंड की राजनीतिक पार्टियां झारखंड राज्य बनाने की अपनी डिमांड को पूरा नहीं करवा पाई थी और इसके पीछे कई कारण रहे थे। सबसे पहले तो यह कि झारखंड की जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज थी वे एक तरह से लंबे समय तक व्यापक जन समर्थन हासिल नहीं कर पाई थी। दूसरी ओर इस क्षेत्र की पॉलिटिकल पार्टीज में आपसी तालमेल या कोऑर्डिनेशन की भी कमी दिखती है क्योंकि इस क्षेत्र की पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अलग अलग बटे हुए थे और एक साथ बहुत कम समय के लिए साथ आ पाए थे। कि तीसरी बात यह कि झारखंड राज्य क्यों बनना चाहिए इसको लेकर यहाँ की पार्टीज और उसके रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को कन्विंस नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल अथॉरिटी झारखंड मूवमेंट को एक सेपरेटिस्ट या विभाजनकारी आंदोलन के तौर पर देखती थी और झारखंड आंदोलन को और इसके नेताओं को शक की नजरों से भी देखा जाता था। एक चौथी बात यह रही थी कि झारखंड पार्टी जो एक तरह से झारखंड आंदोलन के अर्ली फेज में सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी रही थी, उसका भी कांग्रेस में विलय होना झारखंड आंदोलन के लिए एक तरह से विनाशकारी ही साबित हुआ था क्योंकि इससे झारखंड आंदोलन काफी कमजोर पड़ गया था। स्वयं जयपाल सिंह मुंडा ने भी इस बात को बाद में स्वीकार किया था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कराना एक बड़ी गलती थी। आगे झारखंड आंदोलन का अगला चरण 1970s में स्टार्ट होता है जहां पर शिबू सोरेन जैसे नेता झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर उभरेंगे और झारखंड आंदोलन को एक नई गति मिलेगी जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जोहार।